कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया है और पेशावर ज़ल्मी की टीम, अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पेशावर ज़ल्मी की टीम 5वें नंबर पर है, 4 पॉइंट्स हैं उसके। और इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान्स की टीम 6ठे नंबर पर है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। और आज की इस फतह के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो 3रे नंबर पर आ गई नेट रन रेट की वजह से। कराची किंग्स की टीम जो है वो 4थे नंबर पर है। हालांकि लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स तीनों के 6-6 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो जो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर कहते हैं कि नेट रन रेट की बड़ी वैल्यू होगी। और आज भी 18वें ओवर में पेशावर ज़ल्मी की टीम ऑल आउट हुई। यूनुस, अब जो सूरत हाल है कि 3 टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो प्लस में नेट रन रेट, अगर देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज नेट रन रेट प्लस में आ गया है, प्लस 0.140। तो अब इन्होंने अपनी पोजीशन को तो बेहतर बनाया है। अब आप क्या समझते हैं कितना दबाव होगा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान पर, जो बॉटम की टीमें अब बन गई हैं? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अब आपको आगे जितने भी इनके मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी की बात करें, मुल्तान सुल्तान की बात करें, इनको जीतने पड़ेंगे हर कीमत पे जीतने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं आज की कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो इनका नेट रन बेहतर हुआ होगा। हाँ। क्योंकि प्लस में आ गया, मार्जिन जो है ना वो बहुत है। हाँ। काफ़ी बेहतर है जी। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने जब इस तरह की जब आप नंबरिंग हो रही होती है तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपने दूर रखना है टीमों को। अगर आप जब जीतने चले हो, या एटलीस्ट अगर आप जो हम आप एक बार बात करते हो ना कि लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, तो आपको फाइट टिल एंड करनी है, ताकि आपका नेट रन रेट जो है ना वो कहीं जितना क्लोज जाएंगे तो आपका बेहतर होगा। इसी तरह अगर पेशावर ज़ल्मी और कोशिश करती तो शायद 20, 25, 30 रन और करते तो उनका नेट रन रेट जो बेहतर होता। मेरे ख्याल से अब आगे जाके मैचेस जीतने तो जरूर हैं, लेकिन मार्जिन से जीते ताकि नेट रन रेट भी आपका बेहतर हो। खुर्रम, लेकिन एक चीज है, आप देखें इन मैचेस में बहुत कम मैचेस ऐसे हुए हैं कि जिनमें टीमों ने 200 रन किए हों, वरना आप देखें 170, 180, 187, इससे ज्यादा, मतलब 200 एक कराची वाले मैच में 200 पे 200 हुए। और उसके अलावा आप देखें कि बहुत कम मैचेस हुए। इसकी रीजन आप क्या समझते हैं? पहले सवाल आपने बड़ा तगड़ा किया है, बहुत क्वालिटी वाला सवाल किया और इसका जवाब मेरे पास है। लास्ट ईयर PSL हुई थी, क्यूरेटर कौन था? पाकिस्तानी। अब क्यूरेटर है ऑस्ट्रेलियन टोनी हेमिंग। बॉल निकल रही है टोनी हेमिंग। ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंस, या पाकिस्तानियों ये डिफरेंस है और वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कराची के मैचेस से शुरू हुआ, फिर वो पिंडी में भी हल्का सा शेडो दिखा, फिर अब लाहौर में भी दिख रहा है, मुल्तान में भी दिखा। तो ये चीज दिख रही है, क्यूरेटर का काम दिखना शुरू हुआ है ऑलमोस्ट जब से आया। अब वाज़े तौर पे एक तस्वीर आ रही है कि बॉलर्स को भी सपोर्ट वाली पिचेस मिल रही हैं। लेकिन जो एक्चुअली में इस तरह की अगर पिचेस होंगी तो आप समझते हैं कि बॉलर्स को सपोर्ट वाली होंगी। इसी पिच पे एक टीम ने 178 किए, एक टीम ने 187 किए। इसी पिच पे दूसरी टीम भी खेली है ना। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप रन करेंगे। जिन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई है ना, वो टीमों ने टोटल की 3 पार्टनरशिप्स लगी हैं, 170-80 रन हो गए। लेकिन यूनुस, अगर आप देखें 17 मैचेस हो गए इसको मिलाकर आज के मैच को, अब 17 मैच बाकी रह गए। 34 मैचेस हैं इस HBL PSL में। इन 17 मैचेस में जो, वही मैं क्वेश्चन आपसे भी करूंगा, आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में खेलें, आप रीजन क्या समझते हैं? T20 क्रिकेट में पिचेस ऐसी होनी चाहिए जहां शायकीन क्रिकेट को छक्कों और चौकों की बरसात देखने को मिले, या ऐसी पिचेस होनी चाहिए जिनमें अनइवन बाउंस हो, बैट्समैन 20 ओवर का खेल है, बैट्समैन स्ट्रगल करता हुआ नजर आए? वालबी नजर तो आ रहे हैं आपको, ठीक है। आपको अगर मैं बात करूं कि जैसे अनइवन पिच है या बाउंस जिन पिचेस पे हैं, तो छक्के तो फिर भी लग रहे हैं, लेकिन जो छक्के मार रहे हैं वो कौन से बैटर्स हैं? कौन से? जिनकी टेक्निक बेहतर है। अच्छा, कल आपने कल एक इनिंग देखी नहीं? कल 2 प्लेयर्स की इनिंग देखी ना आपने? क्या बैटिंग की डैरल मिचेल ने और सिकंदर रजा ने? कल मुल्तान सुल्तान की कैप्टन ने क्या कहा था कल? जब आप हमें सुना रहे थे कि पिच बहुत मुश्किल थी और हमने जो है रन्स कम, हम तो समझते थे शायद 140 है। हम किसी को देखो यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि कौन कैप्टन था, हम तो एक उनकी एक एक्ट हुआ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो फिर ऑपोजिट क्या हुआ? डैरल मिचेल की इनिंग क्या थी कल आप मुझे बताएं, सिकंदर रजा की क्या इनिंग थी? ठीक है, छक्के नहीं मारे, मुश्किल नहीं थी, छक्के नहीं मारे उन्होंने। तो मेरे देखे टेक्निक, आपकी बात है कि टेक्निक भी, क्योंकि आपको देखो अब, और इस वक्त हम किसी से पर्सनल की बात नहीं कर रहे, हम किसी की, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि टीम में आए, ठीक है, और हमने कहा कि डोमेस्टिक में बहुत बड़े गुड परफॉर्मर्स हैं। वो कौन से प्लेयर थे जो अभी टीम में इंडक्ट हुए?
आप उसमें से मुझे बताएं जो मिडिल ऑर्डर में थे वो प्लेयर कुछ। अब्दुल समद, क्या हुआ, हसन नवाज, क्या हुआ, हाँ। उसके बाद इरफान खान नियाजी, क्या हुसैन तलत, इवन बड़ा अच्छा डोमेस्टिक, ठीक है, मोहम्मद हारिस, उनकी चलो एक आधी इनिंग्स अभी हमें नजर आई है। लेकिन बात असल में ये देखें, अगर आप वन डायमेंशनल प्लेयर बनोगे ना कि मैंने सिर्फ बस टांग रख के शॉटें मारनी है, आज आपने देखा जैसे खुरम शहजाद ने मोहम्मद हारिस की टेक्निक को एक्सपोज किया, एक एक ओवर में 2-2 3-3 दफा वो बीट हुए। क्यों कि वो मिडिल में से कहीं चौथी स्टंप से आउट स्विंग कर रहे, तो मोहम्मद हारिस जो हैं वो बीट पे बीट हो रहे हैं। तो कैसे इनकी टेक्निक कौन सही करेगा खुरम? बिल्कुल देखिए टेक्निक तो चले, हम अगर ये बात करेंगे आपके पास बैटिंग कोच भी मौजूद है, आपके एनसीए में भी बैटिंग कोच मौजूद है, डेटा एनालिस्ट भी मौजूद है, हमारे पास तो डेटा गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको देखिए ये भी बता सकते हैं। हमने एक बात की किसके लिए, साहबजादा फरहान के लिए, फिर उन्होंने उनकी नजर आई। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी तो अगर हम ये बात करते हैं कि आज किसी की टेक्निक या फिटनेस या फील्डिंग एक्सपोज हो रही है, तो उसमें उस प्लेयर का भी अपना भी रोल बहुत है। सही है। अब आप मुझे बताएं कि हमने एक बात की कि बाबर आजम की टेक्निक एक्सपोज हो गई, मोहम्मद रिजवान की टेक्निक एक्सपोज की, उन्होंने रन तो किए हुए, ऐसे नहीं है 300 रन करके बैठे हैं, लेकिन वो कहाँ फास्ट बॉलर उनको बॉल करते हैं वो बीट होते हैं। अकबाल भी आप मुझे बताएं, आउटसाइड ऑफ स्टंप बीट होते हैं जी, और आउट स्विंग होती है उनको। तो आज भी यही हुआ कि आज मोहम्मद आमिर ने बड़ी स्मार्टली बाबर आजम को सेट किया पहले बाउंसर आउट स्टंप से, और फिर सडनली उनको जो 500 या छठा बॉल वो खेले, उनको इन स्विंग किया और वो लेग भी फोर हो गए। तो देखिए हम यहाँ बैठ के या देख रहे कर रहे हैं, इवन जो क्रिकेट को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने खेले नहीं है, उनको ही पता है कि अगर आप इन स्विंग कहीं हो जाए, आउट स्विंग हो जाए, तो ये बैटर एक्सपोज है। तो मेरे ख्याल से देखें पिच का भी रोल है, लेकिन बैटर्स का बैट्समैनशिप में भी रोल है कि उनको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। खुरम, आपकी क्या राय है एज अ बैट्समैन? आप समझते हैं कि बैट्समैन का तो रोल है, जिस तरह मोहम्मद हारिस निकल के मारते हैं, कैसे आज उन्होंने उनको आउट स्विंगर्स पे कैसे धड़ाधड़ बीट किया, ये टेक्निक पे बैट्समैन को खुद भी काम करना होगा, या वो समझता है कि बस मैं तो अब पाकिस्तान टीम में आ गया हूँ, बस बहुत है मेरे लिए? ये जो हम PSL में देख रहे हैं ना, न्यूजीलैंड गई थी, यही हारिस थे, बल्ले से बॉल नहीं लग रही थी, सेम आउट स्विंग हो रहा था, 4th स्टंप से 5th स्टंप से, और बॉल कैरी हो रहा था कीपर के पास, और आउट मैं तो अभी नहीं खेलता, मैं चले क्लब क्रिकेट में खेलता हूं, लेकिन मैं नीचे के नंबर्स पे खेलता हूं। आप तो ओपनर खेल तो क्या करें वो? देखें, पहली बात तो आपको बॉल की पिच पे खेलना आना चाहिए। अगर आप बैट्समैन है ना टॉप ऑर्डर के, स्पेशली नया बॉल पे खेलने, मैं ओपनर हूँ, तो आपको बॉल की पिच ही नहीं पता, ये बेसिकली पिच रीड किए बगैर कि बॉल किधर पिच हो रहा है, यानी आप आईडीए से खेल लोगे, वही यूनुस भाई नहीं कहते कि एक टांग इधर गई, मैंने हिट मारनी इधर की, पहले आप स्टिल कर लेते पोजीशन। तो वो चीज एक देखें, ओपनर एक अलग चीज है, उसका काम बचपन से वो खेलता आ रहा होता है नया बॉल। मिडिल ऑर्डर एकदम ओपनर बनता है, वो स्ट्रगल करता है, ये चीज समझ में आने वाली चीज है, और ये इसलिए एक्सपोज हो रहे हैं। थोड़ी सी पिचें आई हैं बेहतर, और देख ले सारे बैट्समैन खुलना शुरू हो गए।